हो गई लाइव। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग सबको। जुड़ जाइए सभी लोग। ज्योत्सना गुड मॉर्निंग। आशीष कुमार, सभी लोग आ जाइए भाई, जल्दी से आ जाइए। सत्य प्रकाश, बताएं कल की क्लास में कोई किसी को प्रॉब्लम? गुलाब सिंह 12th आर्ट साइड से हूँ, वीडियो प्रोवाइड कराएं सर। आर्ट से कोई दिक्कत नहीं, आपके जो आर्ट में सब्जेक्ट हैं या 12th में जो सब्जेक्ट हैं, आप केवल उस सब्जेक्ट पे कुछ गिने चुने क्वेश्चंस देख लो कि इस सब्जेक्ट में मेन ऐसा क्या है जो आपके आगे काम आएगा या इस जॉब प्रोफाइल में कुछ उसका उपयोग हो सके। ठीक है गुलाब जी, आप उस सब्जेक्ट से केवल इतना ध्यान देंगे, उस सब्जेक्ट में अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसका आप उपयोग यहां कर सके जॉब में, तो उस चीज को छांट करके आप लिख लें, उसको बता देंगे, बस इतना है। विभाग के बारे में और यूपी ट्रिपल एस सी के बारे में बताएं और जल्दी। संदीप गौंड जी, ठीक है ठीक है, मैं इस विभाग के बारे में और दोनों ही विभाग के बारे में, विभाग और यूपी ट्रिपल एस सी दोनों के बारे में, ये आपको क्लास विभाग के बारे में शुक्ला जी ही देंगे। आज मेरी फाइनल बात हो जाएगी कि वो क्लास कल लेंगे या नहीं, या फिर जैसा होगा संडे मंडे को या ट्यूसडे को, तो हो सकता है कल भी मिल जाए अगर तो उनसे कराएंगे। विभाग के बारे में 2 क्लास करानी है उनसे। अभी बताएं कि कल जो हमने फिजिक्स बताई, जो लोग भी साइंस ग्रुप के नहीं हैं तो वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, जितनी चीज मैंने बताई है उतने को वो कवर करने का तैयार करेंगे, प्रयास करेंगे। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है सर, हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज दोनों में इंटरव्यू दे सकते हैं। देखिए कुछ नॉर्मल वर्ड हैं जो इंग्लिश के हम प्राय यूज करते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ वर्ड हैं, जैसे आपको थैंक्स बोलना है तो आप थैंक्स बोल सकते हैं, आपको सॉरी बोलना है तो आप सॉरी बोल सकते हैं, और भी इस तरह के जो एक एक शब्द हैं जो हम प्रायः यूज कर लेते हैं, वो आप इंग्लिश के यूज कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्योत्सना इकोनॉमिक्स के बारे में भी ठीक है, मैं पीडीएफ कंप्लीट करा रहा हूं, पीडीएफ बन जाएगी संडे तक संभवतः, तो मैं मंडे को आपको पीडीएफ दे दूंगा। उसमें सब्जेक्ट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, सब्जेक्ट से और आपके इंटरव्यू से भी, जो भी इंटरव्यू में आपको हमने बताया है कि नाम, प्रसिद्ध व्यक्ति, जिला, सारी चीजें क्या होना चाहिए क्या नहीं, कुछ चीजें जो बताने में छूट भी गई हैं वो पीडीएफ में आ जाएंगी, तो सारा चीज मैं कवर कर लूंगा। सत्य प्रकाश सर, कल जो क्वेश्चन था व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है सर। आपने लिखा है सारे लोगों ने, क्या क्या क्वेश्चन थे? पहला क्वेश्चन शायद हमने ये दिया था, पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूं। एलएलबी के बारे में बताइए, पायल सचान एलएलबी के बारे में बताइए। एलएलबी अगर पायल जी आपने किया है तो एलएलबी के बारे में आप अपने से लिखिए, एलएलबी आपने किया उसके बारे में, उसका उपयोग यहां कैसे कर पाएंगे आप जॉब में, वो पॉइंट्स आपको बताने हैं कि चूंकि जो जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें जो आपने शिक्षा अभी तक ग्रहण की उसका कैसे उपयोग यहां कर पाएंगे, बस इसी चीज को आपको वहां क्लियर कर देनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमने कल किया हुआ था देख लें। पहला क्वेश्चन शायद था कि आप इंटरव्यू देने क्यों आए हैं, है ना, आप इंटरव्यू देने क्यों आए हैं। तो मुश्किल से 2 या 3 लोगों ने हमें शायद
व्हाट्सएप किया हुआ था। हाँ, हिंदी का पीडीएफ हम कर देंगे। आपके जो हिंदी से भी क्वेश्चन होंगे जिनके, तो थोड़ा मैं प्रयास करूंगा कि सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएं। फिर भी अगर किसी का पर्सनल सब्जेक्ट छूट जाता है तो आप हमें बता देंगे, उस पर क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या उस पर डिस्कस हो सकता है, वो मैं बता दूंगा। आप जो है नेट से या किताबों से सर्च करके उतने क्वेश्चन आप लिख लेंगे। वैसे मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने का प्रयास करूंगा पीडीएफ में, सोशियोलॉजी के बारे में भी और समाज शास्त्र के बारे में भी। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ देना सर। सभी का मतलब जो मेन मेन सब्जेक्ट हैं, जो प्रायः पूछे जाते हैं, जिन पे ज्यादा चर्चा होती है, उनके सभी सब्जेक्ट। तो बहुत सब्जेक्ट हैं, पता नहीं लोग किस किस सब्जेक्ट से बीए किए हैं, बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बहुत सारे। तो बीए में ही ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं। मैं प्रयास करूंगा। फिलहाल देखिए, आप इंटरव्यू देने क्यों आए हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों ने दिया नहीं। तो सुन ले, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताएंगे क्या, आपको क्या बताना है। इंटरव्यू आप देने वहां पहुंचे हैं तो क्यों आए हैं, तो इसका आपका एक ही उद्देश्य है। पहला, आप इस पॉइंट को जोड़ते हुए कि सर आयोग द्वारा जो चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया इस भर्ती के लिए की जा रही है, उसमें पिछले 2 स्टेप में, 2 चरणों में मैं क्वालिफाई हूं, योग्य पाया गया हूं, और उस योग्य पाए जाने के आधार पर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, कॉल किया गया है, जिसके अनुपालन में मैं यहां पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूं, जिससे मेरी चयन प्रक्रिया का तीसरा स्टेप भी पूरा हो जाए और आयोग जो अच्छे बच्चों को, या आयोग की जो प्रक्रिया है वो पूरी करते हुए बच्चों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ले और इनको ज्वाइनिंग या नियुक्ति के फाइनल स्टेप तक पहुंचा पाए। ठीक है, आपका इंटरव्यू देने का मतलब क्या है, आपको वहां पर बुलाया गया इसलिए आप गए हैं, और बुलाए जाने में आप ये जोड़ेंगे कि आपकी जो योग्यताएं थी, जो आप योग्य पाए गए पिछले 2 चरणों में, उसी योग्य पाने के कारण, यानी जो लोग योग्य पाए गए उन्हीं को बुलाया गया, ऐसा नहीं कि सबको बुलाया गया। तो आप पिछले चरणों को आप क्वालिफाई करके यहां तक आए हैं, मतलब पिछले चरणों में क्वालिफाई होने के कारण आपको यहां पर आगे का मौका दिया गया है इस इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या था, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो उस समय आप क्या सोच रहे होंगे, यानी कि उस दिन क्वेश्चन क्या था, सर इस जॉब के लिए भी अर्हताएं थी, मैं उसमें पास आउट होकर इंटरव्यू तक पहुंचा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो वहां पर स्टेप वाइज आपके योग्यताएं थी, स्टेप में जैसे पहले में रिटन था तो रिटन आपने क्वालिफाई किया, तो जो चरणबद्ध तरीके से आप आयोग ने एक रखा हुआ था क्राइटेरिया, आप उसको पार करते हुए, आप उसको पास करते हुए, उसमें योग्य साबित होते हुए वहां तक पहुंचे हैं, और ये जो मौका दिया गया ये आपके अंतिम चरण के निर्णय के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था दोस्त, दूसरे क्वेश्चन में शायद ये था कि आप इंटरव्यू देने से पहले, किसी को याद है क्वेश्चन क्या था, एक तो ये था कि यहां से जाने के बाद, यानी इंटरव्यू से जाने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरव्यू से जाने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, तो एक क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन बता दीजिएगा जरा सा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंटरव्यू देने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, आप अपने यार मित्र से, दोस्त से, या जो बाहर आपके कलीग हैं, जो आपके साथ में इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं, जिनका नंबर बाद में है, या आपकी फैमिली जो आपके साथ वहां गई है, उनके जो क्वेश्चंस होंगे आप उनका वहां पर जवाब दोगे, यानी अपने अनुभव को बाहर शेयर करोगे कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या आपके अंदर भाव था, किस प्रकार से आप उसको फेस किए, वहां पर आपके अंदर कोई ऐसी चीजें हुई हो जो लगे कि बाहर मतलब ये नहीं होना चाहिए था, वो भी आप वहां बताएंगे कि भाई आप ऐसा मत करना, मेरे से गलती हो गई। तो इस तरह की चीजें वहां पर शेयर होती हैं। यहां आने से पहले आपके मन में क्या विचार आया, ठीक है, यहां आने से पहले आपके मन में क्या विचार आया, यहां आने से पहले आपके मन में क्या विचार आया,
तो आप लोगों ने सोच लिया होगा आंसर, ठीक है, क्या विचार आएगा? तो हर व्यक्ति यही सोच रहा होगा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा जाए, मैंने जो पढ़ाई की हुई है, मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो यही क्वेश्चन हो जिसका मैं अच्छे से आंसर दे पाऊं। मतलब ये कि ऐसे मेरा इंटरव्यू इस तरह से हो कि मैं जो जिस लिए इंटरव्यू देने आया हूं या आई हूं, मतलब उस प्रक्रिया में मैं सफल हो जाऊं। तो आपका फाइनली उत्तर यही होगा कि यहां आने से पहले मेरे मन में यही विचार थे कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हो जाए और इतना अच्छा हो कि जिससे जो भी इसमें मार्क्स लाने हैं, जिससे मेरा चयन हो जाए, वो मैं हासिल कर पाऊं। ठीक है, चलिए मैं आज के अगले टॉपिक पे चलता हूं। कल हमने जो फिजिक्स में चर्चाएं की हुई थी मात्रक पे, तो मात्रक आप देख लीजिएगा, उसमें कुछ और भी होंगे, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे 2-4 मात्रक आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा न्यूटन के नियम पर। न्यूटन के जो गति के नियम है उस पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एक शब्द गति आता है इसमें, तो गति को मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि गति क्या है। एक शब्द जो गति है वो मोशन, जिसे मोशन कहते हैं, इसके बारे में आप देख ले। गति से संबंधित चीजें पूछी जा सकती हैं। तो गति क्या है, गति क्या है या मोशन क्या है, तो आपको इसको कैसे एक्सप्लेन करना है? समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। गति क्या है? समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। बोलिए, ये क्लियर हुआ? इसको मैं लिख रहा हूं, शॉर्टकट में एकदम आपको परिभाषा बतानी है। समय के साथ वस्तु की स्थिति में, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाएगा? गति। जैसे आप यहां पर हैं, अपने घर पर हैं, मार्केट जाते हैं या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आपको वहां समय लगता है, जाने में समय लगता है, और वो समय जब आप देंगे, समय आपका व्यतीत होगा, तो उससे आपकी जगह बदलेगी। मतलब ये रचना पाल क्या कह रही हैं? रचना जी समझ में नहीं आया, आपका कमेंट बताएं फिर से। देखिए, गति को हमने बताया समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। आप यहां पर ए पॉइंट पे थे, बी पॉइंट पे पहुंच गए, तो यहां तक जाने में कुछ समय लगेगा। तो समय, यहां जो समय लगा उसके साथ में आपके जगह में, स्थान में परिवर्तन हो गया, वो क्या है? गति। मतलब आप गतिशील होंगे तो आपका समय के साथ में परिवर्तन हो जाएगा, किसका? स्थान का या जगह का। जैसे इस गति को भी कई और नजरिए से देख सकते हैं। इसमें देखने का जो आपका नजरिया होगा, आपको देखना है कोई चीज गतिशील है या स्थिर है। इस बात का जो निर्णय होगा वो उस प्रेजेंट, वर्तमान में आपके देखने के तरीके, उस स्थिति पर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि हर एक चीज जो गतिशील है वो गतिशील ही है, या स्थिर है तो स्थिर है। गतिशील चीज भी स्थिर हो सकती है, स्थिर चीज भी गतिशील दिख सकती है या हो सकती है। देखिए कैसे, इस चीज को मैं कैसे बताऊं आपको। यहां पर मैं गति के बारे में बता रहा हूं। मान लीजिए आप ट्रेन पे बैठे हैं, सपोज करिए आप ट्रेन पे बैठे हैं और ट्रेन जा रही है, तो प्लेटफॉर्म, आपको क्या लगता है कि जब ट्रेन तेजी से जाती रहती है तो आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म, पेड़ पौधे घूम रहे हैं। प्लेटफॉर्म और पेड़ पौधे घूम रहे हैं, मतलब गतिशील तो आपकी ट्रेन है और आप उसमें बैठे हो। आपको क्या लगता है कि ये प्लेटफॉर्म या ये पेड़ पौधे या खंभे या पुल, ये गतिशील आपको लगते हैं? क्यों? इसका मतलब ये है, क्यों लगते हैं? क्योंकि आप ट्रेन में बैठे हो, तो अपने आप को आप ट्रेन में, अपने आप को आप स्थिर मानते हो। अपने आप को आपने क्या माना है? स्थिर। जब आप अपने आप को स्थिर मानोगे तो वो चीज आपको गतिशील दिखाई देगी। अगली जो आपको पेड़ पौधे घूमते नजर आ रहे हैं, वो इसी वजह से कि आप जो है स्थिर हो। और जब आप ये देखो कि ट्रेन गतिशील है तो आप भी गतिशील होंगे। आप, कोई बंदा एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो और वो देखे कि ट्रेन जा रहा है,
तो ट्रेन जा रही है, उसमें आप बैठे हो, तो आप और ट्रेन दोनों गतिशील होंगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति अपने आप को स्थिर मान रहा है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति अपने आप को स्थिर मान रहा है, इसलिए गाड़ी आपकी गतिशील दिखाई देगी। आप जब बैठे हो गाड़ी में, आप अपने आप को स्थिर मान रहे हो, तो आपको प्लेटफॉर्म गतिशील दिखाई देगा। तो आप ये इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि कोई वस्तु जिसको स्थिर मानी जा रही है उसके सापेक्ष देखा जाएगा। हमेशा जो इसका निर्णय आएगा कि गतिशील है कि स्थिर है, वो किस वस्तु के सापेक्ष देखा जा रहा है, स्थिर वस्तु के सापेक्ष की गतिशील वस्तु के सापेक्ष। तो ये आपका बताएगा कि वस्तु गतिशील है कि स्थिर है। अब जैसे दो ट्रेनें मैं बात कर लूं, मैं अगर ये बात करूं कि दो ट्रेनें आपकी चल रही हैं, एक ये और समान वेग से चल रही है, समान वेग से या चाल से, तो यहां अगर दोनों समान चल रही तो इसमें बैठा व्यक्ति इसमें बैठा व्यक्ति एक दूसरे से हाय बाय कर सकता है, अपने सामान एक्सचेंज कर सकता है। अगर समान गति से चल रही है तो ये दोनों चीजें बात भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कुछ भी, मतलब ये एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, स्थिर है। ये एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, स्थिर है। जब दोनों ट्रेनें समान गति से चल रही थी, अब एक चल रही हो एक स्थिर हो, एक चल रही है एक खड़ी हुई है, तो इसमें बैठा व्यक्ति ये देखेगा जो चल रही है, तो हम जहां पर इसके सापेक्ष इसको देखेंगे, तो बैठा व्यक्ति इस ट्रेन में जो खड़ी है इसके सापेक्ष ये चल रही है, और जब ये चलती रहेगी आप अपने आप को स्थिर मान लेंगे, तो खड़ी ट्रेन भी आपको चलती नजर आएगी या समझ में आएगी, जैसा कि आपको पेड़ पौधे दिखते हैं या प्लेटफॉर्म दिखता है। तो ये गति हो गई, ठीक है। तो ये गति किस बात पर निर्भर कर रही है, किसके सापेक्ष देखा जा रहा है। मेन एक शब्द क्या है, किसके सापेक्ष देखा जा रहा है, किसके सापेक्ष देखा गया या देखा जा रहा है, ठीक है। जिसके सापेक्ष देखा जा रहा होगा उसी से निर्णय होगा कि वस्तु स्थिर है या गतिशील है, स्थिर है या गतिशील है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे। आपसे न्यूटन के लॉ के बारे में पूछ सकता है। तो न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं गति से संबंधित। पहला नियम क्या कहता है न्यूटन का, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, ठीक है। तो नियत वेग से गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को और किन नामों से जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा इसे जड़त्व के नियम और गैलीलियो के नियम से भी जाना जाता है। इन्होंने बताया कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यानी विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, तब तक जब तक कि उस पर कोई और बाहरी फोर्स ना अप्लाई हो, कोई बाह्य बल ना लगे। बताइए, पहला न्यूटन का नियम क्लियर हुआ। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और जड़त्व के अनुसार या जड़त्व की परिभाषा बताएं आपको, तो कोई वस्तु अपनी अवस्था में या वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। कोई वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे, वही क्या है, जड़त्व। इसका मतलब अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है। और यही बात न्यूटन के फर्स्ट लॉ में भी है। मतलब ये कि जड़त्व का नियम, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का नियम दोनों सेम है। इसे गैलीलियो के नियम से भी जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल अगर आप समझें तो आपने देखा होगा कि जब आप बस में बैठते हैं और बस अचानक चल पड़ती है तो आपको झटका महसूस होता है। वो इसी वजह से जड़त्व का नियम है। वहां पर बस तो मूव कर गई, आप जो थे स्थिर थे, पहले आप स्थिर थे इसलिए आपको झटका लगा, उसके सापेक्ष आप गतिशील नहीं हो पाए। ऐसे ही गाड़ी जब रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, मतलब गाड़ी तो ब्रेक लग गया, गाड़ी में ब्रेक लग गया, गाड़ी रुकने पे आ गई, लेकिन आप जो थे वो गतिशील ही थे। तो आप गतिशील थे तो आगे की ओर गाड़ी चल रही थी, तो आगे की ओर आपको झटका महसूस होगा। ज्योत्सना, मैंने ये बताया कि इसका जो नाम है, पहले तो 3 नामों, एक तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, एक गैलीलियो का नियम और एक जड़त्व। तो जड़त्व और न्यूटन का पहला लॉ दोनों सेम चीज है। कोई वस्तु जैसे चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई
बाहर का फोर्स ना लगे, ठीक है, कोई बाहर का फोर्स ना लग जाए तब तक वो चलती रहेगी या स्थिर है। जैसे कोई वस्तु रखी हुई है तो वो रखी ही रहेगी, अगर उसको आपको मूवमेंट में करना है या उस जगह से दूसरी जगह रखना है तो आपको वहां एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी उसकी स्थिति बदलेगी, तभी वो गतिशील हो सकती है या उसकी स्थिति में उसकी जगह में परिवर्तन हो सकता है। तो वो यही कह रहे हैं कि वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। बताइए, एक बार कमेंट कर दें कि पहला नियम आपको कंफर्म हो गया। इससे जो नाम इसके पूछे जा सकते हैं, इसकी नियम की परिभाषा पूछी जा सकती है, तो आप बता देंगे। ओके, ये देख ले दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम न्यूटन का कहता है, द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी पिंड का संवेग परिवर्तन की दर, कल हमने आपको संवेग बताया था P = m × v, और इसका अगर आप मात्रक निकाले होंगे तो कल अगर याद हो तो m का किलोग्राम और वेग का मीटर पर सेकेंड, तो ये बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये संवेग हमने कल बताया था, इस पे हमने एग्जांपल भी दिया था, आज उस पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। संवेग परिवर्तन की दर यानी संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है, आपको पता है कि परिवर्तन या तो मास की वजह से होगा या तो वेग की वजह से होगा, यानी द्रव्यमान की वजह से या तो वेलोसिटी की वजह से, ठीक है, ये समानुपाती होता है। उस पर लगाए गए बल यानी जो P है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, F के, P प्रोपोर्शनल होगा F के, और उसके संवेग परिवर्तन की दिशा भी वही होती है जो बल की होती है। तो संवेग में परिवर्तन जो होगा समानुपाती होगा। जैसे आपने कहा संवेग क्या है, m × v, तो हमने कहा कि कोई एक वस्तु है किसी एक वेग से जा रही है, 10 के वेग से 10 किलोग्राम की वस्तु जा रही है, एक कार जा रही है 10 की स्पीड से, अब उसमें हम स्पीड बढ़ा दें कार में तो फोर्स बढ़ जाएगा। हमने क्या बताया, कार है, एक कार है और वही कार पहले जा रही थी 20 किलोमीटर पर आवर से, इसी कार को हमने कहा 40 किलोमीटर पर आवर से चलने लगी, तो आप बताओ कि अगर ये 20 किलोमीटर वाली आपसे टकराएगी या 40 किलोमीटर प्रति घंटे वाली आपसे टकराएगी तो फोर्स ज्यादा अप्लाई कौन करेगा, 40 वाली, क्योंकि स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा होने से उसका संवेग बढ़ गया। तो यही कह रहा है कि जिसका संवेग ज्यादा होगा उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, यानी अगर संवेग ज्यादा होगा तो वो आप पर फोर्स ज्यादा लगाएगा, यानी जो गाड़ी तेज चल रही है वो आप पर फोर्स ज्यादा लगाएगी, क्यों, क्योंकि उसका संवेग ज्यादा है। तो यहां से क्या आता है, F = m × a, ये सूत्र यहां से निकलता है। आप देखें कि इस सूत्र के बारे में आपको पढ़ना है, न्यूटन के जो दूसरे लॉ हैं वो F = m × a, m आपका द्रव्यमान था, m क्या था, द्रव्यमान, तो इसको हम कह सकते हैं, यहां से बल की परिभाषा मिल जाएगी, क्या, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहां से आप देखेंगे कि F = या ऐसा कह लें कि जो F है वो प्रोपोर्शनल होगा, F प्रोपोर्शनल, कल आपको हमने बताया था कोई भी चीज अगर A = B/C है तो A और B दोनों अंश में हैं, ऊपर हैं, तो जो ऊपर होगा वो समानुपाती होगा, जो विपरीत में होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है, वो व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम यहां बात कर रहे हैं कि F जो है वो m के प्रोपोर्शनल है, तो कल भी आपको बताया था मास ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। अब यहां पर एक और आ गया, क्या, F प्रोपोर्शनल होगा a के, अगर किसी में त्वरण ज्यादा है, त्वरण का मतलब वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन का मतलब पहले 10 की स्पीड से हो फिर 20 से हो जाए तो परिवर्तन कितने का हुआ, 10 से, 10 से फिर 30 हो जाए तो परिवर्तन कितना हुआ, 20 का। तो वेग में परिवर्तन ज्यादा होगा, अगर वेग में परिवर्तन ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। पहले 10 का चेंज हुआ भाई, 0 से 10 हुआ, या 10 की स्पीड से 20 हो गया और 10 की स्पीड से 30 हो गया, तो यहां पर हम देखें 10 से 20 होना और 10 से 30 होना, तो इसमें जो चेंज आया 20 का, इसमें जो चेंज आया 10 का, तो वेग परिवर्तन ज्यादा होगा, इसका मतलब फोर्स भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब देखिए वेग परिवर्तन कम हो जाएगा तो फोर्स कम लगेगा। इसका एग्जांपल क्या है, जब आप क्रिकेट खेलते होंगे, जो लोग खेलते होंगे या देखते होंगे, तो क्रिकेट के प्लेयर बॉल को यहां पर पकड़ते हैं इस तरह से और यहां तक ला करके वो उसके मोशन को, उसकी गति को कंट्रोल करते हैं, मतलब गति कंट्रोल होगी तो गति स्लो होगी, वेग में परिवर्तन होगा, वेग कम होगा, और जब वेग कम होगा
तो वहां पर फोर्स कम लगेगा। मतलब ये कि यहां से यहां तक लाने में वेग परिवर्तित किया गया, जिसकी वजह से हाथ पर चोट कम लगेगी। बताइए, दूसरा नियम क्लियर? तीनों नियम आप अच्छे से तैयार कर लें, हो सकता है कि यही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो एक तो आपको रटना नहीं है, चीजें समझनी है, ठीक है। दूसरा, अब तीसरा नियम पे आते हैं। तीसरा नियम आपका क्या कहता है? तीसरा नियम आपका कहता है, तीसरा नियम, तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब कि कोई भी काम आप करेंगे तो उसके विपरीत में भी उतना ही काम होगा। प्रत्येक क्रिया के विपरीत में प्रतिक्रिया होती है। जैसे आप समझें कि अगर आप दीवार पर अपने हाथ से एक घुसा मारते हैं, अगर आप दीवार पर अपने हाथ से मारते हैं तो दीवार पे चोट तो लगेगी ही, दीवार पे चोट लगेगी ही, उसके अतिरिक्त आपके हाथ पर भी चोट लगेगी। तो ये क्या हुआ, आपने तो चोट पहुंचाया दीवार को, दीवार ने पहुंचाया आपको। तो जितने फोर्स से आपने, अगर आपने 10 न्यूटन अगर आपने 10 न्यूटन के फोर्स से दीवार पर प्रहार किया तो आपके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? 10 न्यूटन का ही। सेम जितना आपने प्रहार किया, जितना आपने बल लगाया, उतना ही बल आपके हाथ पर लगेगा। मतलब कहने का, कोई एक चाटा आपको मार दे तो उसके हाथ में उतनी ही चोट लगेगी जितना आपके गाल पर लगी। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके गाल पर अगर आपने चाटा मारा, उसके गाल पर अगर आपने चाटा मारा तो आप के हाथ पर भी उतनी ही चोट आएगी जितना उसके गाल पर आएगी। इसका मतलब आप कह सकते हैं दोनों मामले बराबर हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ? क्रिया प्रतिक्रिया, जितनी आपकी क्रिया होगी उतनी ही आप पर प्रतिक्रिया होगी विपरीत में। जैसे आप ये कह सकते हैं कि जब आप, इसका एग्जांपल आप क्या समझ सकते हैं, बंदूक से गोली निकलती है तो आपने देखा होगा बंदूक से जब गोली निकलती है तो यहां जो व्यक्ति होता है उसको झटका लगता है पीछे की ओर। तो क्यों लगता है? क्योंकि जितनी क्रिया आगे की ओर करेगा उतनी ही प्रतिक्रिया पीछे होगी। नाव से जब आप कूदते हैं आगे की ओर तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। क्यों? क्योंकि जितनी क्रिया, जितने बल से आप आगे की ओर गए हैं उतना ही बल उसको पीछे की ओर ढकेलेगा, उतने ही बल से वो नाव पीछे की ओर धक्का महसूस करेगी या लगेगी। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, न्यूटन के तीनों लॉ क्लियर हो गए? एक बार बता दें, एक बार बताएं, न्यूटन के तीनों लॉ क्लियर हो गए? आगे चलते हैं। फिर हम आगे हमें पढ़ना है बल के बारे में थोड़ा सा। जिन चीजों पे डिस्कस हो सकता है बस उतना ही पढ़ना है। देखिए, बल के बारे में आपको पढ़ना है। बल क्या है? फोर्स जिसे कहते हैं। तो फोर्स क्या है बताइए, फोर्स क्या है या बल से क्या होता है? सत्य प्रकाश, यस सर, ठीक है। ओके सर, परफेक्टली सोनू कुमार, ओके ओके, क्लियर है। तो बल के बारे में आप बताएं, अगर आप बल लगाते हैं तो होगा क्या, आप बताएं। अगर हम ये पूछें कि बल क्या है, आप फिजिक्स पढ़ लो या कुछ भी पूछो, आपको रटना नहीं है। हम जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको जी किताबी भाषा है, रटी रटाई भाषा आपको कहीं पे इंटरव्यू में नहीं बतानी है। आप जो अपनी भाषा में चीज बताते हैं उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होने का प्रूफ मिलता है। रटी रटाई चीज बताने का मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं ये कंफर्म नहीं हो पाता। लेकिन आप जब कोई चीज अपनी भाषा में बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो सामने वाले को ये कंफर्म हो जाएगा कि इनका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है, यानी उनको उस चीज के बारे में जानकारी है और यही एग्जामिनर जानना चाहता है। देखिए, बल के बारे में जाने। बल वह कारक है जो किसी भी रुकी हुई अथवा थमी हुई वस्तु में परिवर्तन ला सकता है। जब कोई वस्तु किसी भी सीधे रास्ते पे चल रही होती है तो उसे रोकने के लिए या उसकी गति को और तेज करने के लिए जिस कारक का उपयोग किया जाता है उसे ही बल कहते हैं। सिंपल भाषा में क्या बताएंगे? बल वह कारक है
जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे अभी हमने आपको बताया पहले कि अगर दीवार पे आप एक यहां पर घूसे से प्रहार करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो हो सकता है कि दीवार की ईंट टूट जाए, हो सकता है कि आपका हाथ टूट जाए। तो ऐसा क्या हुआ दोनों में? हो सकता है कि वो कुछ चेंज आ जाए। कोई वस्तु आपने ऐसे, मान लीजिए कपड़ा आपने भिगाया और निचोड़ दिया, तो उसके आकार में परिवर्तन हुआ। तो कई चीजें हो सकती हैं कि वो चेंज हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, तो बल के द्वारा आप प्रयास कर सकते हैं। मतलब ये कि बल लगाने से क्या होगा, वस्तु की स्थिति में, अवस्था में, जगह में, आकार में परिवर्तन हो सकता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप परिवर्तन करने का प्रयास कर सकते हैं। तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जरूरी नहीं कि हो ही जाए। जैसे हमने बताया कि आप घुसा मारेंगे दीवार पे, जरूरी नहीं कि ईंट टूट जाए, और टूट भी सकती है। या कराटे से आपने पत्थर तोड़ना चाहा, टूट भी सकती है, नहीं भी टूट सकती। बल क्लियर हो गया। अब देखिए बल के बारे में अगर देखें आप, तो बल, इसको हम यहां लिख रहे हैं F इक्वल टू M इंटू ए। F इक्वल टू M इंटू ए। इसका मात्रक अगर आप देखें तो आपने सुना होगा क्या होता है मात्रक इसका, न्यूटन। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये जो न्यूटन है, इसको अगर हम न्यूटन कहें तो न्यूटन जो आएगा वो कैसे आएगा, M यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक जो होगा वो क्या होगा, किलोग्राम, और इंटू ए का मतलब क्या है, त्वरण। ए का मतलब क्या है, त्वरण। और त्वरण का जो हमने मात्रक बताया वो क्या बताया है, सर दिख नहीं रहा है गौरव सिंह, देखिए यहां हम बल की बात कर रहे हैं, फोर्स की। ठीक है गौरव जी, अब दिख रहा होगा। तो फोर्स की हम बात कर रहे हैं। अब इसके हम मात्रक पे आ गए। परिभाषा आपने समझ ली कि या तो अवस्था में परिवर्तन करेगा या करने का प्रयास करेगा। इसका जो F इज इक्वल टू M इंटू ए, फार्मूला क्या है, F बराबर M इंटू ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बल की परिभाषा बताएं, तो आप कह सकते हैं द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। इतना भी कहेंगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। या जो हमने अभी परिभाषा बताई आप उसको भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जो फार्मूला हम निकाल रहे थे वो आपका मात्रक क्या आएगा, m का मतलब किलोग्राम, m द्रव्यमान है, इसको निरूपित करेंगे, दर्शाएंगे किसमें, किलोग्राम में। त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन। त्वरण का मात्रक हमने बताया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका जो बल का एक मात्रक आ गया, क्या आ गया भाई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम एक न्यूटन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एक न्यूटन। इसी को एक न्यूटन कहते हैं। बोलिए, एक न्यूटन को अगर परिभाषित करना हो तो आप बताएंगे 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित करने में जो बल लगेगा वो क्या होगा, 1 न्यूटन बल कहलाएगा। ठीक है, ये जो है 1 किलोग्राम की वस्तु 1 मीटर तक, यानी एकांक चीजें हैं सारी। तो 1 न्यूटन भी आप बता सकते हैं, यानी इसका मात्रक आप क्या बताएंगे, न्यूटन भी। अगर आपसे कहा जाए फोर्स का मात्रक बताइए तो आप न्यूटन भी बता सकते हैं, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बता सकते हैं। या 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ये जो मात्रक है वो एसआई पद्धति में होता है। अब एक मात्रक जो सीजीएस पद्धति में होता है, थोड़ा सा जान लें, एक और भी मात्रक इसका होता है जो डाइन कहा जाता है, जो डाइन कहा जाता है। अब ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है। तो 2 मात्रक आप याद रखेंगे, एक न्यूटन, एक डाइन। या पूछ लिया जाए बल के कोई 2 मात्रक बताएं, या आपने बल का मात्रक, उन्होंने बल का मात्रक पूछा, आपने न्यूटन बताया, तो ये कह सकते हैं कि कोई और मात्रक है क्या इसका, तो आप बता सकते हैं, डाइन भी बता सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बता सकते हैं। क्लियर हो गया, बल से इतना ही आपको पढ़ना है। आगे फिर कार्य के बारे में थोड़ा सा आपको देखना है, कार्य यानी वर्क। ठीक है, वर्क। बस आज ही फिजिक्स क्लास जो भी हो पाएगी जितनी, बस उतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। इतने से ही जो भी क्वेश्चन होंगे नॉर्मली यूज में, बल का उपयोग हम रोज कर रहे हैं, कार्य हम रोज कर रहे हैं, इसलिए इन सबसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको हम W से डिनोट करते हैं,
W बराबर होता है F इंटू डी या FS cos थीटा भी कह सकते हैं, आप चाहे इसको लगाएं या ना लगाएं। तो बल, किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल की दिशा में अगर विस्थापन हो, किसी वस्तु पर बल लगाने से बल की दिशा में हुआ विस्थापन क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। किसी वस्तु पर बल लगाने से बल की दिशा में हुआ विस्थापन क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। और यहां इसका अगर हम मात्रक देखें तो कार्य का मात्रक, आपने एक वर्ड सुना होगा जूल, तो एक तो मात्रक आपका क्या हो गया? जूल। और यहां से देखें तो ये न्यूटन होता है, अभी हमने बताया बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और ये जो यस है ये क्या है? विस्थापन। यस क्या है? विस्थापन। और विस्थापन दिखाती है दूरी को, लंबाई को, लंबाई का मात्रक मीटर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर। एफ एस कॉस थीटा का कोई रोल नहीं यहाँ पे, अभी वो आप डीप में समझेंगे तो उसका उपयोग है। अभी आपको केवल इतना समझना है कि बल और विस्थापन का गुणनफल जो है वो क्या है? कार्य है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर हो गया, न्यूटन मीटर। इसी को आप क्या लिखते हैं? एक जूल। ठीक है, इसी को क्या लिखते हैं? एक जूल। अगर इसको ओपन करना चाहें तो अभी हमने लिखा था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई बाई ये न्यूटन की जगह पे हो गया, और गुणे में क्या लिखेंगे? मीटर। तो ये क्या बन जाएगा दोस्त? किलोग्राम, ये मीटर से गुणा हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम क्या कहेंगे? एक जूल। एक जूल। क्लियर हो गया? जूल पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे एक जूल 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। इसको अगर ये पूछा जाए मात्रक क्या होगा कार्य का, तो जूल के साथ में आप बताएंगे न्यूटन मीटर भी और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी। बताइए, आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई हो आपकी तो हम आगे बढ़ते हैं। देखें यहां पे हमने लिख रखा था एक चीज ये कि बल से जो होगा वो, बल लगाने से क्या चेंजेस आ जाएंगे, आप देख लो जरा सा। किसी वस्तु की दिशा बदलती है, यानी किसी वस्तु की दिशा बदल सकती है। अगर आप बल लगा रहे हैं तो किसी वस्तु की दिशा बदल सकते हैं, और एक पिंड को विराम की अवस्था से गति में ला सकते हैं। कोई पिंड गतिशील है तो उसको विराम में ला सकते हैं, कोई विराम में है उसको गतिशील में ला सकते हैं, गतिशील कर सकते हैं बल लगाने से। तो बल लगाने से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, क्या वहां से निष्कर्ष निकल सकता है, वो यही है कि भाई उसकी दिशा बदल सकती है। वो ऐसे जा रही थी, आपने थोड़ा सा इधर से टच कर दिया, वो घूम के इधर आ गई तो दिशा बदल गई। गतिशील है, आपने थोड़ा सा खींचा, स्लो हो गई या रुक गई, रुकी हुई है, आपने धक्का दिया, चल गई। तो गति उसकी घट सकती है, बढ़ सकती है। एक पिंड गतिशील को रोक सकते हैं, किसी वस्तु की आकृति या आकार को बदल सकते हैं। तो आकृति और आकार, जैसे आप मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसको आप दबा दे छोटी हो जाए तो क्या हुआ? उसकी आकृति बदल गई। या एक लंबी सी ऐसी रॉड है, उसको आपने टेढ़ा कर दिया तो उसकी आकृति क्या हो गई? बदल गई। ठीक है, आगे आपको पढ़ना है थोड़ा सा गतिज ऊर्जा के बारे में। थोड़ा सा क्या पढ़ना है? गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, इसको के से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये होता कितना है दोस्त? हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है? वही आपका द्रव्यमान, एम क्या है? द्रव्यमान, और वी क्या है? वेग यानी वेलोसिटी। तो यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? गतिज ऊर्जा का। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र बताएं, गतिज ऊर्जा का सूत्र बताएं। तो आप बताएंगे हाफ एम वी स्क्वायर। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि गतिज ऊर्जा क्या है, तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो उसमें ऊर्जा है, जो उसमें उसकी गति के कारण ऊर्जा निहित है, वही उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाएगी। जैसे आप ऐसे धीरे धीरे चल रहे थे और ये दीवार थी, आप दीवार से टकरा गए तो आपको चोट कम लगी, लेकिन आप दौड़ते हुए आए काफी तेजी से और दीवार से टकरा गए तो आपको चोट ज्यादा लगेगी। क्यों? आपकी गति के कारण आप में जो ऊर्जा थी। अब क्रिया प्रतिक्रिया हमने बता दिया, जितनी क्रिया दीवार पर होगी उतनी प्रतिक्रिया आप पर होगी, तो आपको भी चोट ज्यादा लगेगी। एक धीरे धीरे कार जा रही है
और किसी गाड़ी से टकरा जाती है और एक तेजी से आ रही है, तो दोनों के टकराने में जो क्षति होगी तेजी से टकराने वाले की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर तेजी से टकराने पर उसमें जो गतिज ऊर्जा थी वो ज्यादा थी, ऊर्जा ज्यादा होने पर कार्य वहां पर भाई ज्यादा हो जाएगा, फोर्स वहां पर ज्यादा लग जाएगा, तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा। इसमें जो सवाल थोड़े से पूछे जा सकते हैं वो इस तरह के, नॉर्मली क्वेश्चन क्या है, के ई बराबर हाफ mv स्क्वायर, या आपको जो हमने p का भी फार्मूला बताया था m इंटू वी संवेग का, इन दोनों को देख ले। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर मास को दुगना कर दिया जाए, मास को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो संवेग कितना बढ़ जाएगा, संवेग कितना बढ़ जाएगा या कितना गुना हो जाएगा। तो एक बात दोस्त देख लेना, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, और एक शब्द कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। तो आप समझें, अगर हम इसको दुगना करते हैं, हमने क्या बताया आपको, ये p जो है वो प्रोपोर्शनल होता है यम के। कल आपको बताया यम बढ़ेगा तो p बढ़ जाएगा, और यम घटेगा तो p घट जाएगा। तो ये 2 गुना हुआ तो p भी 2 गुना हो जाएगा, p भी 2 गुना हो जाएगा। मतलब ये कितने गुना हो जाएगा, उसका आंसर होगा 2 गुना। लेकिन ये पूछ रहा है कितने गुना बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 1 गुना बढ़ जाएगा, 1 गुना बढ़ जाएगा। ई क्या है सर, ई जो है हमने यहां लिखा हुआ है ये काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसका के ले लिया गया, इसका ई ले लिया गया, इस तरह से के ई से हम परफॉर्म करते हैं, के ई से इसको हम लिखते हैं, ई एनर्जी है और के जो है काइनेटिक, यानी कि यहां पर गतिज ऊर्जा, उसको हमने शॉर्टकट में लिख दिया के ई से, और उसका कोई मतलब नहीं है। इसके पहले पहले शब्द ले लिए गए हैं, यहां से पहला पहला अल्फाबेट ले लिया गया है। देखें हमने क्या बताया कि 2 गुना, तो अगर हम यम को 2 गुना करते हैं तो पी भी 2 गुना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। लेकिन हमने कहा कि कितना गुना बढ़ जाएगा, तो भाई ये 1 तो पहले से था, अगर 2 हुआ, कोई चीज 1 थी 2 हो गई, तो हो तो गई दुगना, तो हो गई दुगना। लेकिन 1 से बढ़ा कितना, 1 था 2 हो गया, तो बढ़ कितना गया, 1। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितना गुना हो जाएगा या कितना गुना बढ़ जाएगा, तो आप आंसर सही दे लेंगे। बताइए, ये चीज आपका क्लियर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। नेहा जी सर, और लोग बताइए भाई क्लियर है या मैं दोहराऊं बात को? अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो मैं दोहराऊं। सेम इसी प्रकार जैसे हमने यम को कह दिया, वैसे वी को भी कह सकते हैं। वैसे यहां पर पी हमने लिखा था, एम बी लिखा था, वी को 3 गुना कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 3 गुना, यानी वेग उसका 3 गुना कर दिया गया, तो पी भी 3 गुना हो जाएगा। और बढ़ कितना जाएगा, 2 गुना, बढ़ कितना जाएगा, 2 गुना। अगर आपसे ये कहा जाए कि v को 3 गुना कर दिया गया, चाल उसकी 3 गुना बढ़ा दी गई वेग को, तो p जो संवेग है वो भी 3 गुना हो जाएगा, ये भी 3 गुना हो जाएगा, संवेग 3 गुना हो जाएगा। लेकिन बढ़ कितना जाएगा, 2 गुना। कितना बढ़ जाएगा, 2 गुना। अब ऐसे ही हम इस पे समझ ले, इस पे ही हाफ एम बी स्क्वायर पे समझ ले, जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है, अगर उसमें मास को 2 गुना कर दिया जाए, मास को 2 गुना कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी, 2 गुना। बढ़ कितना गुना जाएगी, तो अगर ये 2 गुना हुआ है तो बढ़ कितना जाएगा, 1 गुना। बढ़ कितना जाएगा, 1 गुना। क्यों? क्योंकि ये जब 1 से 2 हुआ होगा, तो 1 से 2 होने में आपको हमने बताया कि अगर कोई चीज 1 से 4 होगी तो हो तो गई 4 गुना, लेकिन बढ़ कितना गई, 3 गुना। 1 से 4 होने पे बढ़ा कितना, 3 गुना। क्लियर है? अब इसको वी स्क्वायर को देख लो। वेग को अगर हम कह दे, वेग को अगर हम कह दें कि वेग को 2 गुना कर दिया गया, तो पहले जो v था अब उसको क्या कर दिया गया, 2v, और फार्मूले में क्या था, v स्क्वायर। यहां भी आ जाएगा v स्क्वायर, 2v स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 4v स्क्वायर। तो 2 की चीज क्या हो गई, 4 हो गई। 2 की चीज क्या हो गई, 4। अगर वेग को दुगना करते हैं तो जो गतिज ऊर्जा होगी वो दोस्त कितनी हो जाएगी, 4 गुना। कितनी हो जाएगी, 4 गुना। बताइए क्लियर है? यम तो 2 गुना होगा तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 2 ही गुना होगी, लेकिन वेग जो है आपका 2 गुना होने पर 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये v स्क्वायर है।
अगर हम वेग को 3 गुना कर देते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा 8 गुना, यहां हो जाएगा 4 गुना 2 का 4 गुना और बढ़ जाएगा 3 गुना। मतलब एक था आपका, तो पहले वो एक था 4 हो गया तो बढ़ कितना गया 3 गुना, हो कितना गया 4 गुना। क्लियर है? ठीक है, इतनी बातें आप बता दें एक बार। किसी को कोई डाउट बताइए, इतने में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गिला शिकवा बताइए जल्दी से। ठीक है, सबको क्लियर है? जो भी लोग साइंस स्ट्रीम के ना हो, साइंस के ना हो, उनको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप एक बार 2 बार चीजों को समझ लीजिए, रटने का प्रयास कम करिएगा। आप समझ करके, हमने बताया कि कोई चीज आप खुद से अगर प्रेजेंट करते हैं, अपने लैंग्वेज में परिभाषित करते हैं, अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। और किसी भी चीज को बताने के लिए आप एग्जाम्पल का प्रयोग करें, इसकी आदत डाल लें कि कोई भी चीज बतानी हो तो आप उसमें एक एग्जाम्पल अगर बता पाए तो वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होगी आपकी। ठीक है, अब एक और चीज आप फिजिक्स में ये जान लें, जैसे मैं ये बात करूं, कार्य की मैंने बात किया था थोड़ा सा, तो उसमें एक तो मात्रक हमने बता दिए थे। कार्य जो है वो हमेशा जो है हमने बताया क्या, W बराबर F इंटू एस या D होता है। इसके लंबवत यानी बल, बल की दिशा में अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और उसका विस्थापन किधर हो, उसके लंबवत हो। अगर बल आप इधर लगा रहे हैं मतलब ये, तो विस्थापन इस तरफ हो, लंबवत हो, यानी 90 अंश पे हो, तो कार्य ज्यादा होगा। कभी आपसे पूछ ले जाता है कि कार्य कितने डिग्री पर सबसे ज्यादा होगा, तो आप क्या बताएंगे? बल की दिशा में, देखिए इस पे हमने एक फार्मूला यहां लिख दिया था, कॉस थीटा। तो ये जो थीटा है, ये इस पे 0 और 90, दो चीजों को आपको जानना है। इसमें 0 का मान 1 होता है और 90 का मान 0 होता है। आपको ये अभी समझना नहीं है, केवल इतना जान ले, अगर आपसे ये कहा जाए कि बल और जो विस्थापन है अगर वो लंबवत होता है तो उस केस में कब ज्यादा होगा। जैसे आप ये कहें कि एक कुली जो है अपने सिर पर बोझा लेके जाता है, लेकिन वो कोई काम फिजिक्स की भाषा में नहीं करता, आपने पढ़ा या सुना होगा। कुली जो है सिर पे बोझा लेकर के दिन भर खड़ा रहे एक जगह पे या जाए, तो उसके द्वारा कार्य नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि क्योंकि क्या होगा, जो थीटा होगा उसका, वो जो थीटा होगा वो इस समतल पे चल रहा है और कार्य इस तरह कर रहा है। ये इसका समतल है यानी जमीन पर इस तरह चल रहा है, और यहां पर ये 90 अंश का कोण बनाएगा, और 90 की वैल्यू हमने क्या बता दी आपको, 0। तो यहां जो F इंटू एस कॉस थीटा था, ये आपका कॉस थीटा 0 होकर के सारी वैल्यू को 0 कर देगा, तो काम भी आपका क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये थोड़ा सा झुक के चले तो 90 अंश नहीं बनेगा। अगर 90 अंश नहीं बनेगा, जैसे सीढ़ी पे चढ़ते समय कुली थोड़ा झुक जाएगा, तो उस समय उसका कुछ ना कुछ काम होगा। और काम अधिकतम कब होगा, जब वो बल की दिशा और कार्य की दिशा दोनों के बीच एंगल जो होगा वो शून्य होगा, क्योंकि यहां पर 0 डिग्री पे हमने बताया इसका मान क्या होगा, 1 होगा, वो अधिकतम होगा। तो आपसे कभी ये पूछा जा सकता है कि अधिकतम कार्य कितने अंश पे होगा, तो आप बताएंगे 0। न्यूनतम कार्य कितने पे होगा, 90। बस इतनी बात याद रखनी है, 0 अंश पे, यानी कि जो काम हो रहा है और उसके जो विस्थापन दोनों अगर 0, दोनों में जो एंगल बनेगा अगर वो 0 बनता है, कार्य इधर हो रहा है और विस्थापन भी इधर है, बल भी इधर लग रहा है और विस्थापन भी इधर है, तो एंगल 0 हो गया और काम सबसे ज्यादा होगा। और इधर आपका विस्थापन है, इधर आपका बल लग रहा है, आपका ये यस है और ये यफ है, बल लग रहा है। अगर ये 90 अंश बनाया तो आपका कार्य क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स जो आपको, सर कवर्स बताओ, कपिल चौधरी कवर्स नहीं समझ पाए, कवर्स क्या है?
आपके होमवर्क, पिछली चीजें आप हमने बताया है कि आप खुद से घर में प्रैक्टिस करो। अब अगले हफ्ते से मॉक टेस्ट जो होगा वो हम इंटरव्यू वाला आपका कराना शुरू करेंगे। आप घर में प्रैक्टिस जरूर करिए, 2 लोगों को 4 लोगों को बैठाइए सामने, और जैसा मैं कह रहा हूं उस तरह के क्वेश्चन उनको लिख करके दीजिए और उनसे कहिए कि पूछें, और आप अपने आप को देखें कि कितना वो परफॉर्म कर रहे हैं दोबारा बताने के लिए। ठीक है कपिल जी, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, एक वस्तु यहां पर है, इसको इधर खींच रहे हैं, फोर्स इधर लगा रहे हैं और ये जा भी इधर रही है, तो भाई अगर इधर जा रही है, इधर ही फोर्स लगा रहे हैं तो काम ज्यादा होगा। अब फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, वो जा इधर रही है, तो काम कम होगा। अगर आपने ऐसे फोर्स लगाया, मान लीजिए आपने इधर फोर्स लगाया, किसी वजह से अगर ये इधर जा रही है, विस्थापन उसका अगर इधर हो रहा है तो काम सबसे कम होगा, और जिधर फोर्स लग रहा है उसी दिशा में अगर काम हुआ तो आपका काम सबसे ज्यादा होगा। वो कब संभव है? वो 0 अंश पे। न्यूनतम कब संभव है? 90 पे। यानी सबसे कम काम जो होगा वो 90 पे, सबसे ज्यादा कार्य कब होगा? 0 पे। ठीक है, अब रहा होमवर्क आपका। ठीक है, तो 9 बजने में 4 मिनट बाकी है। अब आप होमवर्क और जो हमने कल क्वेश्चन दिए थे वो आप लिखिएगा, उसको बताइए। आप जिले के बारे में आप लोग सब लोगों ने लिख लिया है। अब आपके जनपद से, आपके जनपद से लगी, जनपद से लगी जिलों या जनपद की, आपके जनपद से कौन से जिले लगे हैं, ऐसा लिख लो। आपके जनपद से कौन से जिले या जनपद लगे हैं या सटे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास कौन से जिले हैं। ठीक है, आसपास जिले, और सभी लोग अपने जिले के डीएम का नाम और विधायक का नाम, ये सभी लोग नोट्स में लिख लें, और सांसद का नाम। इसके अतिरिक्त यूपी ट्रिपल एससी के बारे में कल आप लिखेंगे। एक तो इसका फुल फॉर्म, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में पूरा नाम, ये आप खुद से लिख लेंगे। इतनी चीजें आप खुद से करके आएंगे, डीएम का नाम, विधायक का नाम और सांसद का नाम, ये किस पार्टी से हैं ये भी आप याद रखेंगे। इतनी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, और आपके जनपद से सटे हुए लगे हुए कौन से जिले हैं, ये चीजें आप कवर करते जाइए। सेंड कर दिया सर व्हाट्सएप पे। अच्छा ठीक है, ठीक है, इतनी तेजी नहीं, अभी क्लास ओवर होने दो फिर आप कर देना। इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लें, इसका फुल फॉर्म, इसके आयोग के चेयरमैन, ये सारी चीजें आप खुद से लिखो अपनी कॉपी में, नोट्स बनाते जाइए। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए, आपके बारे में है। आपकी प्रतिभा का एक उदाहरण, मतलब आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो आपके अंदर एक ऐसा गुण है जो आपको लोगों से अलग करती है, या जो आपकी वो एक ऐसी गुण है जिससे हम आपको चयन कर लें, या एक ऐसा जो लोगों को प्रभावित करती है, एक ऐसी प्रतिभा जो लोगों को प्रभावित करती है, उसका कोई एक उदाहरण बताएं जिससे कोई लोग उस वजह से प्रभावित हो गए हों। सब लोग अपने अपने बारे में एक एग्जाम्पल लिखेंगे कि इस कारण से मेरी प्रतिभा यहां पर, इस काम की वजह से मैं वहां पर प्रभावित हुआ था, लोग मुझसे प्रभावित हुए थे, इस काम की बहुत सराहना की गई थी। तो एक एग्जाम्पल सब लोग अपने बारे में लिखें कि आपके अंदर ऐसा क्या प्रतिभा थी, या आपके इस बीच में 2 साल 3 साल में कोई एक ऐसा काम हुआ हो जिसकी लोगों ने सराहना की हो। ठीक है, तो एक काम, ये एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, सबको आपको लिखने हैं। आप व्हाट्सएप कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि किसका कहां तक सही है कहां गलत है। आप झूठ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक हद तक कि वो माना जा सके सही। ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों।